नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और आज मैं आप सभी के समूह उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 55 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित यदि आपके मन में उत्पन्न होता है तो उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के नेक्स्ट एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि कार्यक्रम आपको पसंद आता है या इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024 हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, जिसमें मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों से लेकर के मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों तक के लिए उनके पूरे वर्ष 2024 का हाल तैयार किया गया है। साथ ही साथ क्या उपाय उनको करने चाहिए जिससे वो अपने पूरे वर्ष 2024 को श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी की जा चुकी है। वर्तमान समय में जो आपको आई कार्ड पर लिंक दिखाई दे रहा है वो वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट का है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है वो वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट का है। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को अवश्य चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ फरवरी 2024 मंथ का भी राशिफल हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। वर्तमान समय में उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड पर देखने में मिल रहा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दूसरा लिंक है वो फरवरी 2024 के राशिफल का होने वाला है। उसमें भी आपको फरवरी मंथ में क्या उपाय करने चाहिए इस विषय में भी बताया हुआ है, तो जाकर के उन दोनों ही प्लेलिस्ट को एक बार चेक अवश्य कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये देवी प्रसाद जी का है। इन्होंने लिखा है कि प्रणाम आचार्य जी, मकर लग्न की कुंडली में शनि और शुक्र 11वें भाव में वृश्चिक राशि में हैं मंगल के घर में, और मंगल तीसरे भाव में मीन राशि में है गुरु के घर में, गुरु दूसरे भाव में कुंभ राशि में शनि के घर में। तो आपस में क्या संबंध है जो कि दूसरे के घर में यह कोई योग है या नहीं? देखिए, मकर लग्न की कुंडली में लग्नेश और पंचमेश जाकर के 11वें भाव में बैठे हैं, शनि और शुक्र की युति है। 11वें का स्वामी तीसरे में है। सबसे पहले तो इसको समझिए कि लग्नेश का संबंध लाभ स्थान से है तो व्यक्ति येन केन प्रकारेण धन कमाने के पीछे लगा रहेगा। शुक्र भी वहीं पर बैठे हुए हैं जाकर के, तो लाभ को हासिल करने के लिए, अर्जित करने के लिए व्यक्ति मेहनत करेगा, दिमाग लगाएगा, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेगा, तो ये चीज तो अच्छी है। परंतु शनि और शुक्र की युति की वजह से जो परेशानियां देखने में आती हैं, जैसे चारित्रिक कमजोरी, स्पर्म काउंट का कम होना, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, तो ये भी देखने में मिलेंगी। दूसरी चीज, लाभेश जाकर के तीसरे घर में आपने बताया कि बैठे हुए हैं, तो लाभेश मकर लग्न में मंगल होते हैं। अब मंगल का तीसरे भाव में जाना उनको बल प्रदान करेगा। मीन राशि में बैठे हैं, जल तत्व की राशि में, परंतु मित्र राशिस्थ हैं, तो लाभ मंगल का तीसरे भाव में होना मंगल को तो बल प्रदान कर रहा है, परंतु लाभपति पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो अपने घर से नवम पंचम योग बनाया है, तो ऐसा व्यक्ति मेहनत करेगा, पराक्रम करेगा, और जितना वो पराक्रम करेगा उतना ही उसको लाभ होगा। लाभ हो सकता है कि विलंबित हो क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर है, परंतु लाभ होगा। और तीसरा जो है कि पराक्रमपति धन भाव में बैठे हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बस 12वें का स्वामी भी है, वो धन भाव में बैठा है, तो संचित धन को नुकसान कराता हुआ प्रदर्शित कर रहा है, तो धन को सही जगह पर अगर आप इन्वेस्ट करें तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अब आपके व्यय भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है इसको देखना होगा, तो एक बार जन्म कुंडली का अध्ययन कराइएगा। इसके लिए आपस में कोई संबंध इनमें कोई खासा नहीं बनता है। देखिए, अगर आप आपसी संबंध की बात कर रहे हैं इस तरीके से, तो कोई आपसी संबंध कोई बहुत ज्यादा नहीं बन रहा है। बस नवम पंचम योग बन रहा है, लाभेश का जाकर के इसमें बैठना, तीसरे घर में जाना, नवम पंचम योग है, लग्नपति का लाभ स्थान में बैठना, तो लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, परंतु ऐसा कोई खासा संबंध, जिस तरह के संबंध होते हैं ना, वैसा संबंध नहीं बन रहा है कि लग्नेश पंचम में है, पंचमेश नवम में है, नवमेश लग्न में है, इस तरह के कुछ संबंध है जिसका जिक्र आप कर रहे हो, पर वैसा कोई संबंध नहीं बन रहा है।
अभी एक कुंडली आई थी हाल ही में, लग्नेश द्वितीय में, द्वितीय पति तृतीय में, तृतीय पति चतुर्थ में और चतुर्थ पति लग्न में। तो इस तरह के कुछ खासे संबंध होते हैं। ये ऐसा संबंध नहीं है, परंतु हाँ, ये जो आपने प्लैनेटरी पोजीशंस बताई है उनका फल कथन इसी तरह से किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न जो है, ये राहुल ऑफिशियल नाम से आईडी है, इन्होंने लिखा है कि सर D1 चार्ट के कोई भी योग कारक प्लैनेट केंद्र पे हो और D9 चार्ट 6th हाउस पे हो तो क्या उस प्लैनेट का स्टोन धारण किया जा सकता है? अच्छा, इनका ये कहना है कि लग्न कुंडली में यदि कोई ग्रह योग कारक है और वो केंद्र में बैठा हुआ है, परंतु वही ग्रह नवमांश कुंडली में जाकर के छठे घर में बैठा है, तो क्या उसका स्टोन धारण करना चाहिए या नहीं? देखिए, निर्भर करता है कि किस ग्रह की आप चर्चा कर रहे हैं। यदि आप सूर्य की चर्चा कर रहे हैं, यदि आप मंगल की चर्चा कर रहे हैं, यदि आप शनि की चर्चा कर रहे हैं, यदि आप राहु के जेमस्टोन की चर्चा कर रहे हैं, तो इनके जेमस्टोन यदि D1 में अच्छी स्थिति है और नवमांश में वो षष्ठ में भी बैठे हैं तो धारण किए जा सकते हैं। परंतु यदि आप चर्चा कर रहे हैं बुध के रत्न की, यदि आप चर्चा कर रहे हैं शुक्र का फल भी षष्ठ में ठीक है, यदि आप बुध की, गुरु की, पन्ना की, पुखराज इत्यादि रत्नों की अगर चर्चा कर रहे हैं तो वो षष्ठ में अगर नवमांश में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर विचार करना पड़ेगा। तो निर्भर करता है कि किस तरह के ग्रह के रत्न पर आप विचार कर रहे हैं कि वो षष्ठ में है तो उसका प्रभाव नवमांश में कैसा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, आप लोग दे तो देते हैं परंतु एस्ट्रोलॉजी शो में रत्न से संबंधित प्रश्न, परंतु आपने देखा होगा कि अगर 10 लोगों ने पूछा है तो अभी तक 55 कार्यक्रमों में मैंने किसी एकाध या दो को ही रत्नों को सजेस्ट किया होगा दी एस्ट्रोलॉजी शो के आधार पर। इसके पीछे क्या कारण है? रत्न को पहनना प्रत्येक परिस्थिति को देख करके ग्रह के अंश को, ग्रह की अन्य षड्वर्गों में स्थिति, ग्रहों की तात्कालिक मित्रता, शत्रुता, भाव, बहुत सारी चीजों को देखने के बाद में रत्न को सजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा रत्नों को ऐसे सजेस्ट एक दो कंडीशंस के आधार पर नहीं किया जाता। नक्षत्र देखना होता है, उस नक्षत्र के अधिपति की स्थिति को देखना होता है कि वो कैसे हैं। कई बार नीच राशि के ग्रहों के रत्नों को भी पहनाया जाता है, परंतु पूरी भली भांति उस पर रिसर्च करके पहनाया जाता है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि एक बार बकायदा जन्म कुंडली का अध्ययन करना या तो सीखिए कि किस तरह से रत्नों को पहनाया जाता है, नहीं तो एक योग्य ज्योतिषी से ही आप जन्म कुंडली का अध्ययन करा के ही रत्न को धारण करें तो वही उचित होगा। इस तरह से नहीं किया जा सकेगा। केंद्र में यदि योग कारक प्लैनेट बैठे हैं अच्छी बात है, परंतु वो किसके घर में बैठे हैं, अंश बल से कितना बली है, षडबल में उनके पास कितना बल आ रहा है, जिसके घर में बैठे हैं उसकी क्या स्थिति है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप मेष लग्न के हैं, मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य जो है वो जाकर के लग्न में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, परंतु मंगल ही पता चला चतुर्थ में नीच के हो गए हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप सूर्य के रत्न को पहनते हैं, क्योंकि वो मंगल जो कि सूर्य के डिस्पोजिटर है वो कमजोर हो गए हैं, तो आपको सूर्य के रत्न पहनने से नुकसान हो जाएगा। जैसे बाल झड़ने की शिकायत आ जाएगी, सरदर्द की शिकायत आ जाएगी। तो बहुत सी चीजों को देखना होता है, क्योंकि रत्नों का दुष्प्रभाव भी होता है, रत्नों के साथ में दुष्प्रभाव की कंडीशन आती है। इसलिए अगर रत्न नहीं समझ में आ रहा है तो उस ग्रह को बल देने के लिए उससे संबंधित पूजा पाठ, व्रत इत्यादि अन्य उपाय, दान इत्यादि किए जाने चाहिए, परंतु रत्न के लिए भली भांति जन्म कुंडली को समझना अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो 2-3 प्रश्न हैं ये दिव्यांश जी के हैं। इन्होंने लिखा है कि 2500 सब्सक्राइबर्स की हार्दिक बधाई। जी धन्यवाद आपको, आप सभी के सपोर्ट से 2500 सब्सक्राइबर्स हमारे इस चैनल पर हुए हैं। अगर आपका सपोर्ट इस तरह से बना रहा तो और भी सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाएंगे। पहला प्रश्न इनका है कि जन्म कुंडली में पंचम भाव की क्या महत्वता है। देखिए, अगर मेरी आप माने तो लग्न के बाद में या लग्न से भी कहीं ज्यादा अधिक, वैसे लग्न को ही सर्वोपरि रखना होगा क्योंकि इस जन्म की चर्चा हो रही है, परंतु पंचम भाव की ही महत्वता जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा है। पंचम भाव आपके ज्ञान को, आपकी बुद्धि को, और सबसे पहले आपकी भी यहाँ इस सृष्टि में आने से पहले आपके पूर्व जन्म को प्रदर्शित करता है। आपके प्रारब्ध का भोग आप इस जन्म में करते हैं, तो आपके पंचम भाव से आपके पूर्व जन्म की स्थिति का निर्धारण होता है। जो आपके पूर्व जन्म के कर्म है वही आपके इस जन्म का भाग्य बनते हैं, तभी ये पंचम भाव नवम से नवम है। आपके भाग्य का सूक्ष्म विश्लेषण जन्म कुंडली के पंचम भाव से होता है, क्योंकि वो नवे से नवा है। तो पंचम भाव की महत्वता तो बहुत ज्यादा है। पंचम भाव, अब देखिए, एक व्यक्ति, अगर आप देखें कि एक मैच्योर पर्सन है, शादीशुदा है, अगर उसकी संतान है तो वो सबसे ज्यादा प्रेम अपनी संतान से करता है, वो जन्म कुंडली का पंचम भाव है। जीवन की शुरुआत होती है, शिक्षा के दौर में आते हैं, शिक्षा के दौर में आते ही शिक्षा का विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से होता है। उम्र थोड़ी और बढ़ती है, प्रेम संबंध में आते हैं, प्रेम होता है, लव एंड रिलेशनशिप का विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से होता है। उसके बाद शादी हो गई तो वो तो सप्तम से हो गई, परंतु फिर जब संतान की बात आती है तो जन्म कुंडली के पंचम से विचार होता है। लॉटरी,
शेयर मार्केट, सट्टा इत्यादि, इन सब का विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से होता है। आपकी बुद्धिमत्ता का, आपके ज्ञान का विचार, आपके संचित पुण्य, संचित कर्म का विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से होता है। किसी भी जातक की पवित्रता का, उसके माइंडसेट का विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से होता है कि वो व्यक्ति कितना पवित्र है, किस तरह की सोच को लेकर के वो रखता है। इन सब का विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। अगला प्रश्न इनका है कि पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठे तो क्या फल होता है। बढ़िया होता है ये। पंचमेश यदि दशम भाव में बैठे तो जातक कर्मठ होता है। शुरुआत में जरूर एक चीज देखने में आती है कि उसको अपने किए गए कार्यों का लाभ उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है। ये शुरुआत में करियर में स्लोनेस रहती है, थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, परंतु जैसे जैसे वो व्यक्ति करियर में आगे बढ़ता है, अपनी बुद्धिमत्ता को अपने कार्यक्षेत्र से जोड़ देता है, उसका करियर अच्छा ग्रो करने लगता है, बूम करने लगता है। कई बार क्या होता है कि दाम्पत्य जीवन में परेशानियां देखने में आ जाती है। उसके पीछे रीजन बस यही है कि ऐसा व्यक्ति अत्यधिक कर्मठ हो जाता है, अपने कार्यक्षेत्र पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लग जाता है, जिस वजह से उसकी पर्सनल लाइफ या उसकी मैरिड लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो पंचम पति का दशम में जाना अत्यंत श्रेष्ठ है। हाँ, अगर पंचमेश जाकर के दशम स्थान में कमजोर होकर के बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को फिर उसके किए गए कार्यों का क्रेडिट नहीं मिल पाता, किए गए कार्यों को क्रेडिट मिलने में कमी आती है, या कोई और बलवान पंचमेश वाला व्यक्ति होगा तो वो उसके किए गए कार्यों का क्रेडिट ले जाता है। तो इसके लिए आपको अपने पंचम भाव के अधिपति को बलि करना चाहिए, गुरु के उपाय करना चाहिए, दान दक्षिणा करनी चाहिए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद इत्यादि लेना चाहिए, मंदिर में जाकर के दर्शन करने चाहिए, मंदिर की सफाई करनी चाहिए। इससे आपके पंचम भाव को बल मिलता है और इन परेशानियों में कमी आ जाती है। और तीसरा प्रश्न इन्होंने किया है कि लग्न में पाप ग्रहों का फल कैसा होता है। यह भी निर्भर करता है। लग्न में यदि पाप ग्रह बैठे हुए हैं और अगर वो लग्नेश ही हैं, जैसे मान लीजिए मेष लग्न की जन्म कुंडली है, या फिर सिंह लग्न की जन्म कुंडली है, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है, मकर या कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है, तो ये जो ग्रह हैं सूर्य, मंगल, शनि, और तो ये जो प्लैनेट्स हैं अगर ये लग्नेश होकर के लग्न में बैठे हुए हैं तो ये भी पापक ग्रह में ही आते हैं, तो इनका फल श्रेष्ठ माना जाएगा। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लग्न में राहु का फल भी बहुत अच्छा होता है। कलयुग के आधार पर अगर देखा जाए तो लग्न में राहु का फल भी बहुत अच्छा है। अगर वो कारक है, जिस लग्नेश की स्थिति बहुत मजबूत अगर है, वो राहु लग्न में जिसके नक्षत्र में बैठे उसकी स्थिति अगर बहुत अच्छी है तो व्यक्ति येन केन प्रकारण करके बहुत आगे बढ़ जाता है और देखने में भी खूबसूरत होता है। कई बार अगर तुला राशि इत्यादि में राहु लग्न में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति की खूबसूरती निखर करके आ जाती है। तो अच्छा माना जाता है। लग्न में पाप ग्रहों का फल भी अच्छा है। परंतु यदि मान लीजिए कि मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, अब मंगल जाकर के लग्न में बैठ गए हैं तो कहीं ना कहीं अत्यधिक संघर्ष हो जाएगा। मेष लग्न की जन्म कुंडली है, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है, शनि जाकर के लग्न में बैठ गए हैं तो पापक ग्रहों के लग्न में जाने से, जैसे शनि है, तो यहाँ नुकसान हो जाएगा। तो वो देखना होता है जन्म कुंडली को कि आकारक प्लैनेट का लग्न में जाकर के बैठना। अब तीसरी चीज, लग्न में अगर पाप ग्रह बैठे हैं और अगर लग्नेश कमजोर है, यदि लग्नेश कमजोर और लग्न में पापक ग्रह बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति आजीवन फिर रोगी रहता है। तो अब ये बहुत ज्यादा एक ऐसी कंडीशन है कि जरा जरा से पॉइंट से प्रेडिक्शंस चेंज हो जाएंगी। तो ज्योतिष में ऐसा ही होता है। लग्न में पापक ग्रहों का प्रभाव अच्छा भी है बुरा भी है। वो जन्म कुंडली में उस पापक ग्रह की स्थिति, उस पापक ग्रह जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति की स्थिति, और जो भी पापक ग्रह हैं वो जिसके नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं उसकी स्थिति, साथ ही साथ लग्नेश की नवमांश में स्थिति, इन सब स्थितियों को देखने के बाद में उस लग्न में पापक ग्रह, जो लग्नगत पापक ग्रह है, उसके फल पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 55 में सम्मिलित किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के मैं आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका लाभ होता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि उनका भी कुछ लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024 की सीरीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर के चेक कर लीजिएगा। और फरवरी 2024 का राशिफल का जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी जाकर के चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय आपके वर्ष 2024 को और आपके फरवरी 2024 को श्रेष्ठ बनाने के लिए बताए गए हैं। तो जाकर के उन दोनों ही वीडियोस को देख करके उन उपायों को नोट कर लीजिएगा और उन उपायों को करिएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने में आपको अवश्य मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।